नमस्कार। कल हमने भाषा के परिभाषा और उसके विभिन्न भेद यानी उसके दो रूप जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भाषा के उसी बिंदु के बारे में आगे हम जानकारी देते हैं। तो हिंदी भाषा का स्वरूप यानी हिंदी भाषा परिवार के अंदर लगभग 15 जो बोलियाँ हैं उसको शामिल किया गया है और इसी के हिसाब से इन्हें जो लगभग 5 वर्गों या 5 भागों में है जो रखा गया है। सबसे पहला जो भाग या वर्ग है वो है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर जैसे आपके अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी जो निम्न बोलियाँ जो है जो उसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में जो दूसरा है वो है आपके पश्चिमी हिंदी। इसमें जैसे आपके खड़ी बोली, ब्रज और हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी, इस प्रकार से ये जो 5 बोलियाँ हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंदर है जो शामिल की गई है। उसके बाद जैसे आप जाता है राजस्थानी, तो राजस्थानी भाषा के अंदर जैसे आपके मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और आरोकी, तो ये विभिन्न प्रकार की जो बोलियाँ हैं वो राजस्थानी भाषा के अंदर है जो इसको शामिल है जो किया गया है। इसके बाद में है जैसे आपके बिहारी, तो बिहारी के अंदर है जैसे आपके मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसी प्रकार से इसका जो 5वां वर्ग या जो भाग है वो है आपके पहाड़ी। तो पहाड़ी में जैसे कुमायूनी, ये गढ़वाली, इस प्रकार से इन भाषाओं, इन बोलियों को जिसके अंदर है जो शामिल किया गया है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं कि भाषा के प्रमुख भेद। तो भाषा के जो प्रमुख भेद हैं वो मुख्य रूप से 8 भेद हैं जो माने गए हैं। इसमें जो सबसे पहला भेद है वो है आपके मूल भाषा। मूल भाषा का मतलब होता है कि जैसे वह भाषा जिससे अन्य दूसरी भाषाओं की शुरुआत होती है या उससे उसका विकास है जो होता है। उसके बाद जैसे दूसरी होती है जैसे आपके व्यक्ति भाषा। इसका मतलब होता है कि मनुष्य अपने हिसाब से विभिन्न एक या एक से अधिक भाषाओं को आपस में जोड़कर अपने हिसाब से या अपनी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है जो करता है। फिर जो तीसरा इसका जो आपके प्रमुख भेद हैं वो है स्थानीय बोली। स्थानीय बोली का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष के आधार पर जो सीमित स्थान पर जो बोली जाती हैं उसे हम स्थानीय बोली या भाषा के नाम से हैं जो जानते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पे है आपकी बोली या भाषा। यानी बोली या भाषा जो कि एक विस्तृत या व्यापक रूप है और बोली उसी का एक सीमित रूप है जो माना जाता है। उसके बाद में है जैसे आपके आदर्श भाषा। आदर्श भाषा का मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो व्याकरण के नियमों के अनुसार है जो लिखी जाती है। फिर है जैसे आपके राष्ट्रभाषा। इसका मतलब होता है कि देश की अधिकांश जनसंख्या के द्वारा जो भाषा बोली जाती है या मतलब सुनी जाती है या देश के अंदर जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है वह उस देश की राष्ट्रभाषा है जो कहलाती है। अब उसके बाद में 7 नंबर पर आते हैं विशिष्ट भाषा। यानी ऐसी भाषा जिस भाषा को किसी स्थान विशेष, राज्य या देश के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थान है जो प्राप्त होता है। और उसके बाद में इसका 8वां जो भेद है वो है आपकी कृत्रिम भाषा। इस भाषा का मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो अन्य भाषाओं के माध्यम से जो आपस में है जो बनाई जाती है। अब उसी के बाद में आगे आता है कि बोली, यानी भाषा के उस रूप को बोली कहा जाता है जो एक छोटे से सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। यानी ये छोटे से क्षेत्र के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही बोली है जो परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे भाषा और बोली के अंदर मुख्य रूप से क्या अंतर है तो हम इसमें जानकारी देते हैं कि भाषा का क्षेत्र है जो बहुत ही व्यापक होता है। यानी भाषा बहुत ही अधिक लंबे और व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाषा का अपना शब्दकोश यानी भाषा का अपना साहित्य होता है, अपना व्याकरण, ज्ञान, विज्ञान, इससे संबंधित साहित्य की रचना है जो की जाती है। अब इसमें हम दूसरा रूप देखते हैं जैसे बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है और भाषा है जो कि इसका क्षेत्र है वो कि व्यापक होता है। इसके बाद जैसे बोली का कोई शब्दकोश यानी बोली एक के बहुत ही कम और बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए इसका ना तो कोई साहित्य होता है और ना ही इसका कोई शब्दकोश है जो होता है। उसके बाद तीसरा बिंदु है बोली ही अधिक विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। यानी जो बोली होती है वो जब एक छोटे से क्षेत्र से विकसित होते होते एक बड़े क्षेत्र पर बोली जाती हैं तो धीरे धीरे वही बोली एक भाषा के रूप में परिवर्तित है जो हो जाती है। अब हमने जो ये देखा था कि हमारा जो बिंदु है भाषा, व्याकरण और लिपि, ये इसी बिंदु के आधार पर जो बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है तो ये हमारा भाषा का जो बिंदु है वो यहाँ पर जैसे पूरा हो जाता है। तो इसके बाद जो उसका दूसरा बिंदु है व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने एवं बोलने का ज्ञान कराता है। यानी चाहे भाषा कोई भी हो,
चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, लेकिन उस भाषा को लिखने और बोलने के लिए जिसकी हमें सहायता होती है या जिस शास्त्र की हम सहायता लेते हैं उसे हमें जो व्याकरण है जो कहते हैं। अब जैसे व्याकरण के प्रमुख अंग या उसके भाग जो होते हैं वो सबसे पहला होता है वर्ण विचार, यानी जो हिंदी भाषा होती है वह वर्ण से शुरू होती हैं। तो जितने भी जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान है या उनके बोलने का तरीका है, उनको कैसे लिखा जाता है, ये सभी व्याकरण के हिसाब से वर्ण विचार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में है जैसे आपके शब्द विचार से हमारा आशय है, यानी जो वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द भी ऐसे होते हैं जिनका कुछ निश्चित अर्थ होता है या उनका सार्थक प्रयोग है जो होता है। उसके बाद में होता है जैसे पद विचार, यानी विभिन्न शब्दों को मिलाकर एक पद का निर्माण होता है, यानी शब्द के साथ में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग होने के साथ में ही वही शब्द है जो एक पद के रूप में जो परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में आता है आपके वाक्य विचार, यानी विभिन्न पदों को जोड़कर एक वाक्य की रचना है जो की जाती है, यानी व्याकरण के हिसाब से व्याकरण के नियमों के अनुसार जब एक से अधिक जो पद होते हैं उनको आपस में जोड़कर एक वाक्य की रचना है जो किस प्रकार से की जाती है, तो इसका अध्ययन हम है जो वाक्य विचार के अंदर है जो करते हैं। अब इसका जो तीसरा बिंदु यानी जैसे जो लिपि है, तो इसकी जो परिभाषा है भाषा के लिखित ध्वनि संकेत को जो लिपि कहते हैं, यानी हम जैसे कोई भी भाषा एक जैसे हमने कल बोला था कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला भाषा का रूप होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। यानी मौखिक भाषा का मतलब होता है कि हम किसी भाषा को ऐसे ही जैसे बोलकर उसका प्रयोग या जो किया जाता है या किसी मंच के माध्यम से उसका प्रयोग हमें जो कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, उसको लिखने के बाद ही उस भाषा का विकास है जो होता है। तो इसी लिपि के माध्यम से हम उस भाषा को बल लिपिबद्ध है जो कर सकते हैं। तो हिंदी की जो भाषा है उसे हम देवनागरी लिपि के अंदर है जो लिखते हैं और इसी देवनागरी लिपि का विकास भारत की जो प्राचीन दो लिपि हैं, यानी जैसे पहली लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि, इसी लिपि से जो हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि, इसका विकास है जो हुआ था। अब हम ये जानकारी लेते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसकी क्या विशेषताएं हैं या क्या ऐसे उसके गुण हैं जिसकी वजह से हमारी जो हिंदी भाषा है वो देश के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी है जो प्रसिद्ध है जो हुई है। तो सबसे पहला इसका जो गुण है कि यह लिपि यानी देवनागरी लिपि है इसका प्रयोग हमें जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि के अंदर जिस भाषा का प्रयोग हम लिखने में करते हैं उसकी शुरुआत बाईं से दाईं ओर है जो की जाती है। दूसरा जो बिंदु है उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, यानी हम जैसा उच्चारण करते हैं उसी के अनुरूप इस भाषा को इस लिपि के अंदर है जो लिखा जाता है। तीसरा है आपके संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त हैं, यानी जो देवनागरी लिपि के अंदर जो हम जिस भाषा को लिखा जाता है तो वो जो संपूर्ण लिपि होती है वह स्वर और व्यंजन के अंदर अलग अलग दो भागों में जो बटी हुई होती है, यानी हम जैसे स्वर होते हैं और स्वर के साथ साथ व्यंजन का प्रयोग हम उसमें जो करते हैं। उसके बाद में है कि शिरोरेखा का प्रयोग होता है, यानी जैसे हम जो भी हिंदी भाषा जब लिखते हैं तो हिंदी भाषा लिखने के बाद में देवनागरी लिपि की विशेषता के अनुसार उसके ऊपर शिरोरेखा यानी एक लाइन है जो होती है। उसके बाद जैसे पांचों बिंदु हैं यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती हैं, यानी जो रोमन लिपि होती है उसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक वर्ण के लिए या प्रत्येक मात्रा के लिए अलग अलग जो एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम व्यंजन के साथ साथ जो स्वर होते हैं उनकी निश्चित मात्राएं होती हैं और उन मात्राओं का इस्तेमाल है जो किया जाता है। उसके बाद जैसे इसमें जो छठा बिंदु है कि स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था होती है, यानी जो हम व्यंजन होते हैं तो इस व्यंजन के साथ साथ व्यंजनों के ऊपर अलग अलग उनको रूप देने के लिए या ये स्वरों की जो मात्राएं होती हैं इनका प्रयोग है जो किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कक्षा 12 में बोर्ड के हिसाब से जो भाषा व्याकरण और लिपि के जो 2 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो इन्हीं में से जो आते हैं।